हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का शॉर्ट नोट्स, क्योंकि इसमें जितने भी फॉर्मूले जितने भी कंसेप्ट आते हैं वो सारे कंसेप्ट मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इन वन शॉर्ट वीडियोस होगा, तो आप लास्ट तक जरूर देखो। सारे कंसेप्ट बताऊंगा, इसमें सारे फॉर्मूलेज बताऊंगा और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा क्वेश्चन नीट में ज़्यादातर आता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम जो भी देखते हैं वो कंपेरेबल टू सी, मतलब कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसके कंपेरेबल जो भी वेलोसिटी होती है वो हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्योंकि जो भी फोटोन होते हैं उनकी स्पीड होती है सी के बराबर, मतलब फोटोन में लाइट की स्पीड के बराबर ही होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हम जो भी मैकेनिक्स में फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल पी इजकल टू एम बी, जो हम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअल में जो मैकेनिक्स में फॉर्मूला यूज़ करते हैं वहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो वेरी 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 लेस देन सी होती है। इस वजह से हम ऐसा यूज़ करते हैं और यहाँ पे सी के कंपेरेबल होता है, इसलिए यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, एम बी अपॉन रूट अंडर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब पार्टिकल की स्पीड अप्रॉक्स सी के बराबर हो या फिर सी के अप्रॉक्स हो, तो वहाँ पे हम मोमेंटम एम बी अपॉन रूट अंडर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो एम है, यहाँ पे ये जो मास देख रहे हो ये रिलेटिव मास हो जाता है, क्योंकि जब भी पार्टिकल का वेलोसिटी अप्रॉक्स सी के बराबर हो तो वहाँ पे वो मास चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू देयर वेलोसिटी। तो जो रिलेटिव मास होता है वहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं कि जो रिलेटिव मास में चेंज कितना हो रहा है, तो इनिशियल मास एम नॉट अपॉन रूट अंडर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो रिलेटिव मास और मोमेंटम का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एनर्जी का फॉर्मूला। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है कि जो आइंस्टीन ने दिया था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एनर्जी जूल यूनिट में आती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेस्ट मास एनर्जी का फॉर्मूला होता है, रेस्ट मास हमेशा याद रखो E नॉट इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब किसी पार्टिकल का टोटल एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू गामा, ई इक्वल्स टू गामा इंटू एम सी स्क्वायर। अब गामा क्या होता है ये हम देखने वाले हैं अभी, और एम सी स्क्वायर। अब देखो, एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि जो टोटल एनर्जी होता है वो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जब ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टोटल एनर्जी। तो इस फॉर्मूला से टोटल एनर्जी यहाँ पे हम देखते हैं, टोटल एनर्जी ई इक्वल टू गामा एम सी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं एम सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गामा माइनस वन एम सी स्क्वायर। तो आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं कि रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है, एम सी स्क्वायर, उसके बाद टोटल एनर्जी गामा एम सी स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गामा माइनस वन एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब गामा क्या होता है, गामा इक्वल्स टू वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये एनर्जी ट्रायंगल आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। होता क्या है कि जो टोटल एनर्जी होती है रूट अंडर एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। तो एक और पॉइंट आता है कि यहाँ पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन देखते हैं, और फोटोन का जो मास होता है, फोटोन का मास जीरो होता है। इस वजह से अगर कोई पार्टिकल है मासलेस है तो उसकी एनर्जी पी सी के बराबर होती है। पी यहाँ पे क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम कौन सा, आपको ध्यान रखना है कि एज कम्पेयर टू सी की वेलोसिटी के बराबर जब होती है तो वो मोमेंटम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी होता है मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो रेस्ट मास एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ। तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है फॉर्मूला पता है, ई नॉट इक्वल टू एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर रेस्ट मास ई की निकालना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन का निकालना है तो मास ऑफ प्रोटॉन करके निकाल सकते हो। आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है ये कि रेस्ट मास एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, और 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है प्रोटॉन के लिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सी की वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, बहुत जगह काम आते हैं। ठीक है, चलो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये कोई भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसका चार्ज और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। तो कई बार हम डायरेक्ट दिया रहता है, चार्ज दिया रहता है, पोटेंशियल दिया रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है, उससे आपको वर्क डन पूछा जाता है, तो आप बता सकते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ई बराबर एम सी स्क्वायर जो होता है वो एम डेल्टा एम के फॉर्म में भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पार्टिकल है, ऑब्वियसली बात है कि उसकी स्पीड सी के बराबर है और मतलब अप्रॉक्स उसके आसपास है, तो उसका मास चेंज होगा। ठीक है, तो मास चेंज होगा तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये आपको फॉर्म याद रखना है। ठीक है, अब ये किसने दिया, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब डेल्टा एम क्या होता है, डेल्टा एम जो होता है चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा एम ई अपॉन सी स्क्वायर होता है। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आए हैं नीट में, पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम देखते हैं कि फोटोन के बारे में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो फोटोन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, साथ में जो प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब ये तीनों आपस में ही म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, आप ईएमडब्ल्यू में पढ़ोगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो वेव पैकेट होता है ईएमडब्ल्यू किस फॉर्म में चलता है, वेव पैकेट के फॉर्म में चलता है। तो रेस्ट मास भी एक बार नीट में पूछा गया था शायद कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है। तो मास का फोटोन का जो मास होता है वो अप्रॉक्स जीरो के बराबर होता है, इसलिए हम जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, जो फोटोन होता है वो चार्जलेस पार्टिकल होता है, मतलब क्या कि फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है।
ठीक है। तो चार्ज नहीं होगा फोटोन तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ फोटोन। तो ऑब्वियसली बात है जो वेलोसिटी ऑफ फोटोन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अप्रॉक्स लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर एच म्यू, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ई बराबर एच म्यू, और म्यू इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लेमडा। सो ई एनर्जी का दो फॉर्मूला हो जाता है, ई इक्वल टू एच म्यू और ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन। अभी जैसे मैंने बताया कि फोटोन का मोमेंटम कैसे निकालेंगे, जैसे मतलब किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम जो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो तो वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एनर्जी से हम यहाँ पे निकालते हैं फोटोन की एनर्जी कितनी होती है। तो ई इक्वल टू मैंने बताया था mc² का होल स्क्वायर प्लस pc² तो मास अगर जीरो है तो एनर्जी इक्वल्स टू आ जाता है पीसी, एनर्जी इक्वल्स टू पीसी। और आपको एक और फॉर्मूला पता है ई इक्वल टू mc², आपको ये सारे फॉर्मूले पता है भी, म्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो ये सारे फॉर्मूले पुट करने के बाद आपको पता चलता है कि जो मोमेंटम होता है पी इक्वल टू, जैसे यहाँ पे इस फॉर्मूला को जब आप देखोगे तो ई इक्वल टू पी सी, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा ई बाई सी। सो ई यहाँ पे पी इक्वल टू ई बाई सी आपको ध्यान रखना है। दूसरा फॉर्मूला एम सी के फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए कि मोमेंटम एम सी के फॉर्म में बताओ तो क्या करना है। अब यहाँ पे देखो ई इक्वल टू mc², ठीक है। तो ई इक्वल टू mc² होता है, तो यहाँ पे ई बाई सी है तो ई को क्या करो चेंज कर दो, यहाँ पे ई इक्वल टू mc² लिखोगे अपन सी करोगे तो डायरेक्ट आएगा पी इक्वल टू mc। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला एच म्यू के फॉर्म में लिखना है अगर मोमेंटम का फॉर्मूला, तो ई इक्वल टू क्या लिखोगे, ऑब्वियसली बात है एच म्यू लिखोगे क्योंकि एनर्जी और अपन सी ईजी है। ठीक है। एक और फॉर्मूला आता है पी इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, क्योंकि जब यहाँ पे देखोगे पी इक्वल टू एच म्यू अपॉन लेमडा और म्यू बाई सी क्या होता है लेमडा 1 अपॉन लेमडा, तो म्यू बाई सी इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन आना चाहिए, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो, सारे फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि फोटोन एंड पार्टिकल कोलिजन। ऑब्वियसली बात है कि फोटोन जो होता है, फोटोन एक पार्टिकल है तो उसके पास अप्रॉक्स उसका मास जीरो होता है, तो उसके पास एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहती है। ये आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में लिखा है। यहाँ पे हमें ये पॉइंट याद रखना है कि जो फोटोन का एनर्जी होता है वो कंजर्व रहता है और टोटल मोमेंटम जो होता है वो भी कंजर्व रहता है। ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन मे नॉट बी कंजर्व, नंबर ऑफ फोटोन क्या हो सकते हैं, मे नॉट बी कंजर्व होते हैं। फोटोन मे बी एब्जॉर्ब, फोटोन एब्जॉर्ब हो सकते हैं, और न्यू फोटोन में बी क्रिएटेड इन कोलिजन। तो ये एनसीईआरटी के पॉइंट से आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन सब सिचुएशंस वी कैन असाइन मास टू फोटोन, मतलब हम मास और फोटोन का रिलेशन देखेंगे। ऑब्वियसली बात है एनर्जी इक्वल टू mc² हम फॉर्मूला जानते हैं, तो m इक्वल टू ई अपॉन सी²। तो ई का वैल्यू हमें पता है कि एच म्यू अपॉन सी² लिखेंगे, फिर म्यू का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होता है, वो म्यू का वैल्यू पुट करोगे तो आएगा m इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, एच अपॉन सी लेमडा। ठीक है। तो यहाँ पे मास जो दिख रहा है, मास लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। ये क्वेश्चंस कभी आया नहीं है इस कंसेप्ट पे, तो ये आप स्किप कर सकते हो। फिर भी आप ध्यान रखो कि जो यहाँ पे क्या है, एक फोटोन है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है f1 है, फिर वो एक हाइट तक गई, उसकी एनर्जी E2 हो गई और उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई। तो पूछता है कि फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी बताओ। ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हो। एच की वैल्यू आपको याद रखनी है, डिफरेंट फॉर्म में, आपको बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में याद रखनी है। कुछ एच की वैल्यू ये पॉइंट वाली वैल्यू याद रखो, दूसरा एच सी की वैल्यू याद रखो, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको यूनिट ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एच की वैल्यू जब पुट करते हैं तो ई का वैल्यू आ जाता है ई इक्वल टू 1240 लेमडा नैनोमीटर में लेंगे तो यूनिट क्या आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला क्या है 12,400 अपॉन लेमडा, अब यहाँ पे लेमडा एंगस्ट्रम है तो यहाँ पे 12,400 हो गया। ठीक है। यूनिट क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक बार डायरेक्ट ये नीट में क्वेश्चन आया था कि कौन सा फॉर्मूला सही है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर लेमडा नैनोमीटर में है तो यहाँ पे 1240 लिखना है, और लेमडा एंगस्ट्रम में ले रहे हो तो 12,400 में लेना है, और इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दोनों की आती है। ठीक है। चलो तो पावर देखते हैं। पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी आपको पता है एस सी अपॉन लेमडा और टाइम टी होता है, तो डायरेक्ट पावर इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एन क्यों लगाया गया, क्योंकि अगर एक फोटोन की एनर्जी निकालनी हो तो एस सी अपॉन लेमडा लिख सकते हो, लेकिन अगर नंबर ऑफ फोटोन आपको दिया जाए, जैसे 20 फोटोन का बताओ, 30 फोटोन का बताओ, तो एन आपको नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो पावर इक्वल टू हो जाता है एन एस सी अपॉन लेमडा इंटू टाइम। ठीक है। तो ये पावर आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो पावर का फॉर्मूला आता है एन एस सी अपॉन लेमडा इंटू टाइम। अब यहाँ पे एन अपॉन टी मतलब नंबर ऑफ फोटोन, और टी को मान लो 1 सेकंड, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड लोगे तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड को यहाँ पे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। और लिखते हैं तो पावर इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल एन अपॉन एस सी अपॉन लेमडा। तो पावर इक्वल टू आएगा एन एस सी अपॉन लेमडा। अब यहाँ पे जो एन है ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फोटोन होते हैं क्योंकि उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ फोटोन पता करने आ गया तो आप इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा तो करंट पता कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन, अब यहाँ पे n इक्वल टू लिखोगे तो इसी फॉर्मूला को कन्वर्ट करोगे तो p लेमडा अपॉन एच सी आता है। कई बार लोग इसके डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेते हैं, आप डायरेक्ट याद मत करो, आपको कन्वर्जन पता है तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल N इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फोटोन, टी स्मॉल टी इक्वल टू टाइम, और स्मॉल n जो है वो है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। ठीक है। ये ध्यान रखो। दूसरा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया
पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा ई अपॉन ए इंटू टी। ए क्या है, एरिया है मीटर पर मीटर स्क्वायर, टी क्या है सेकंड में। तो एनर्जी अपॉन टाइम आपको पता है, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होता है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा पावर अपॉन एरिया। दो फॉर्मूला आ गए, आपको पता है पावर का फॉर्मूला अभी आपने डेराइव किया, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा तो पावर के फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा एन एच सी लेमडा ए टी। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल एन है मतलब नंबर ऑफ फोटोन और टाइम दिया है, तो इसको स्मॉल एन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो स्मॉल एन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इंटेंसिटी इक्वल टू आ जाएगा एन एच सी अपॉन लेमडा ए। ठीक है, ये स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। अब इंटेंसिटी के फॉर्म में अगर आपको निकालना है क्या कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितना होगा, तो इंटेंसिटी के फॉर्म में इस एन को इधर रखो, इसको इधर लेके जाओगे तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी के फॉर्म में नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, और पावर दिया हो तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पी लेमडा अपॉन एस सी के फॉर्म में निकाल सकते हो। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, या ये सब इजी कैलकुलेशन है, एक बार अगर आप सीख गए तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं प्रेशर। एक बार तो नीट में ऐसा असर्शन आया था कि क्या फोटोन प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं क्या। ऑब्वियसली बात है कि फोटोन के पास क्या एनर्जी है और एनर्जी है तो फिर वो प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसके दो कंडीशंस आते हैं। इफ फोटोन इज एब्जॉर्ब बाय सरफेस, मान लो कि फोटोन आया, यहाँ पे फोटोन आया और सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया, तो मोमेंटम में कोई चेंज होगा क्या। तो हम देखते हैं जो डेल्टा पी होगा वो पी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से जो मोमेंटम जा रहा है रिटर्न वो जीरो है, सिर्फ आ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, सिर्फ पी के बराबर होगा। और आपको पता है चेंज इन मोमेंटम पी हो गया, तो मोमेंटम को प्रेशर के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी अपॉन सी। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी होता है, तो प्रेशर इक्वल टू डेल्टा पी बाई ए टी हो गया। प्रेशर इक्वल टू एन ई सी ए टी हो गया, तो प्रेशर इक्वल टू आई अपॉन सी। और इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी अपॉन सी। ठीक है, वो कब, जब आपका फोटोन सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाए तब। लेकिन अगर मान लो दूसरा कंडीशन है कि फोटोन इज कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड, तो फोटोन कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड है मतलब एक पी आ रहा है और दूसरा पी जा रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा पी इक्वल टू टू पी हो जाता है। अब टू पी की वजह से यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू टू आई अपॉन सी। ध्यान रखो टू आई अपॉन सी, ऐसे फॉर्मूले भी आते हैं, चेंज करके पूछेगा कि पी आर जब कंप्लीटली फोटोन रिफ्लेक्टेड हो रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, आपको रॉन्ग फॉर्मूला लिख देगा पी आर इक्वल टू आई अपॉन टू सी। तो ऐसे कन्वर्जन आपको ध्यान रखने हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला सही फॉर्मूला क्या है। ठीक है, कन्वर्जन आपको करना है तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हो, पर कन्वर्जन आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, डायरेक्ट आप याद रखो प्रेशर जो होता है अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड फोटोन है तो प्रेशर टू आई अपॉन सी इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। लॉ इज गिवन बाय लेनर्ड एंड हेल्बर्ट। अब डिस्कवर किसने किया था, हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था। एक्सप्लेन किसने किया, आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो लेमडा एम टी इक्वल टू बी, जो होता है वेन्स कांस्टेंट होता है, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में भी ये फॉर्मूला देखे होगे। जो क्या होता है कि जो लेमडा होता है मतलब वेवलेंथ होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है कि एक एपरेटस होता है जो आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था। इस एपरेटस में एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। यहाँ पे सनलाइट आती है, सनलाइट के पास कुछ फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स की कुछ एनर्जी होती है, और यहाँ पे कैथोड एक मेटल का बना होता है। इस मेटल पे एनर्जी आती है और इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और एनोड को जाते हैं, मतलब यहाँ पे सर्कल कंप्लीट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एनोड को जाएगा, एनोड से यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, यहाँ पे एक बैटरी लगा रहता है, तो इससे करंट सर्कुलेशन होने लगता है। अब पॉइंट ये है कि ये जो एपरेटस है इस पे होता क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इस एपरेटस को समझेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से सनलाइट आया, तो सनलाइट यहाँ पे आता है, इस मेटल पे है, तो मेटल के पास कुछ वर्क फंक्शन होता है। मतलब वर्क फंक्शन कहने का क्या मतलब कि एक मिनिमम एनर्जी जब तक इसको अप्लाई नहीं की जाएगी तब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, कि एक मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि इस मेटल से क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगे। तो उसी मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, उस कैथोड का वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि अब ऑब्वियसली बात है मिनिमम एनर्जी है तो एनर्जी के फॉर्म में क्या लिखते हैं, एच म्यू। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू। ठीक है, तो जब एच म्यू लिखेंगे एनर्जी, यहाँ पे वर्क फंक्शन को साई से डिनोट करते हैं, तो म्यू भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियसली बात है कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगी जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगेगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फाई इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे फाई क्या है, वर्क फंक्शन है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और एफ नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ध्यान रखो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ऑब्वियसली बात है एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, एच वर्क फंक्शन फाई इक्वल टू एच म्यू, और एच सी अपॉन लेंडा के कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, मतलब वो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट जिससे इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोन मतलब सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोलता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखा होगा, किसका है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इस इलेक्ट्रॉन का बताना होता है। तो सोचो यहाँ पे कुछ एनर्जी आई, मतलब सपोज मान लो यहाँ पे कुछ एनर्जी है, यहाँ पे कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो गई। तो जो एब्जॉर्ब हो गई वो आपको पता है वर्क फंक्शन है, और जो ट्रांसफर हुई वो ऑब्वियसली बात है टोटल एनर्जी का रिमेनिंग होगा।
इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलता है वो क्या होता है, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन की एनर्जी जितनी होती है उसको माइनस कर दो, तो इलेक्ट्रॉन को जो जितना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिला वो आपको पता चल जाएगा। अब इसी को आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ठीक है, वर्क फंक्शन को चेंज किया। इसको और चेंज कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फाई क्या है, वर्क फंक्शन, फ्रीक्वेंसी एंड म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। लेकिन यहाँ पे एक और फॉर्मूला याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इन द फॉर्म ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी नहीं बताया हूँ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछे या ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू ई वी नॉट। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया था, आपको ध्यान रखना। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी जान लो क्या होता है कि सपोज मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, कैथोड से रिलीज होता है, एनोड तक जाता है इलेक्ट्रॉन, तो एनोड को हम एक ऐसा पोटेंशियल देते हैं, ऐसा पोटेंशियल जिससे ये इलेक्ट्रॉन एनोड तक आना बंद हो जाता है। मतलब एक रिक्वायरमेंट होती है एक पोटेंशियल की जिससे कैथोड और एनोड दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए और इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो जाए, उसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी पूछा जाता है कि हाफ एम वी, ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई वी नॉट। तो आपको ई वी नॉट याद रखना है और यहाँ पे आप मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो फिनोमिना होता है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे क्या होता है, रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन, तो एफ नॉट उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम दी जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन इमिशन ही नहीं होगा। और ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछता है, मतलब नीट का फेवरेट क्वेश्चन है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम दे देता है और पूछता क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी को डबल किया ट्रिपल किया तो क्या चेंज होगा, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इमिशन ही नहीं होगा। सबसे पहला कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि एफ नॉट फ्रीक्वेंसी से जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होना चाहिए, समझ गया। तो अगर एफ नॉट फ्रीक्वेंसी से मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दी जा रही है तो क्या चेंज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चेंज हो सकता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से सैचुरेशन करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ध्यान रखो, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चेंज होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम चेंज होता है, सैचुरेशन करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। वैसे ही दूसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी के इफेक्ट से क्या होता है कि देखो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटोन फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब फोटोन फ्लक्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बढ़ेगा और इंटेंसिटी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के बराबर हो जाती है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ सैचुरेशन करंट पे इफेक्ट आता है, मतलब सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी कम करोगे तो सैचुरेशन करंट कम होगा, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स होते हैं, जैसे कि आपको ग्राफ पूछ दे किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बीच में ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या होता है, एच म्यू नॉट म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप देखोगे कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी पे एक क्या ये जीरो से स्टार्ट होता है, नहीं, मतलब अलग अलग मेटल है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक अलग मेटल है और ये एक अलग मेटल है, तो हर मेटल की कुछ ना कुछ एक इनिशियल एनर्जी होती है, एक इनिशियल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि कोई भी मेटल के पास क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, तो जीरो से तो स्टार्ट होगा नहीं। तो हर मेटल की एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही वो स्टार्ट होगी, लेकिन क्या होगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या पूछता है कि वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बताओ, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में आपको फिर से वही फॉर्मूला याद करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल याद है, ई वी नॉट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के फॉर्म में इक्वल्स टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है। तो म्यू नॉट का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का इक्वेशन आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू एच बाई सी इंटू एफ माइनस एफ नॉट। यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी है, एफ माइनस एफ नॉट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चन क्या है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन फ्रीक्वेंसी के। लेकिन यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जैसे मान लो कि ये एक मेटल है और ये एक दूसरा मेटल, तो दोनों स्ट्रेट लाइन आया, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ। लेकिन अब यहाँ पे देखो इस दोनों मेटल का भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ग्राफ ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, समझ लो, मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी से कभी भी कोई ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। क्यों स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो जीरो नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस ग्राफ में इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन क्या पूछता है कि जैसे देखो इसका स्लोप पूछता है। जैसे यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में देखोगे तो जब ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट। तो यहाँ पे जो स्लोप है एच आ रहा है, स्लोप क्या है एच आ रहा है, मतलब कि ऐसे लिखता हूँ ना वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो एक्स तो फ्रीक्वेंसी है, वाई में क्या है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे जो एम दिख रहा है वो एच के बराबर दिख रहा है। ठीक है, दूसरे ग्राफ में स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में जब आप फॉर्मूला ये यूज़ करते हो तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिख रही है, लेकिन बीच में ये क्या दिख रहा है स्लोप दिख रहा है। मतलब वाई इज इक्वल टू एम एक्स से आप कंपेरिजन करोगे तो वाई पे क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक्स पे क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो बीच में एच अपॉन सी होता है वो स्लोप होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का स्लोप कितना होता है, एच बाई सी। आप फॉर्मूले से भी बता सकते हो और ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ आप देखो करंट और पोटेंशियल के बीच में दिया है। तो करंट क्या होता है, एक स्टार्ट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल एक पॉइंट होती है जहाँ पे करंट जीरो होता है। ठीक है वहाँ से स्टार्ट जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते क्या होगा आप देखो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे करंट क्या हो जाएगा सेचुरेट हो जाएगा, मतलब करंट का जो फ्लो होगा वो सेचुरेट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि करंट और पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे ये कुछ दो पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल देखो इसमें आपको पूछता है, जैसे यहाँ पे दो ग्राफ दिया गया है, एक ये हो गया और ये दूसरा हो गया, मतलब दो आपको ग्राफ दिए गए हैं, दो मेटल के ग्राफ दिए गए हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन पूछता है तो F1 और F2 में जब फ्रीक्वेंसी पूछेगा देखो, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे देखो सेचुरेशन करंट चेंज हुआ है। तो सेचुरेशन करंट किसके बेसिस पे, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करने से सेचुरेशन करंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। सेचुरेशन कब चेंज होगा, इंटेंसिटी चेंज होगा तो सेचुरेशन करंट चेंज होगा। तो फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम रहेगा, इंटेंसिटी 1 और 2। आप देखो 1 और 2 में सबसे ज़्यादा ऊपर सेचुरेशन करंट किसका है, जिसका सेचुरेशन करंट ज़्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इंटेंसिटी 1 की ज़्यादा होगी, यहाँ पे मैंने गलत नेमिंग कर दिया, ये 2 है ये 1 है, तो इंटेंसिटी 2 की ज़्यादा होगी 1 से। ठीक है, अब एक इसी का दूसरा पैटर्न, ये इसी का दूसरा पैटर्न है। यहाँ पे देखो सेचुरेशन करंट तो दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज है। अब ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी बताया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो चेंज है वो चेंज किसकी वजह से होता है, फ्रीक्वेंसी की वजह से हो सकता है। यहाँ पे मतलब सेचुरेशन करंट सेम है तो इंटेंसिटी दोनों की तो सेम होगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे पूछेगा कि 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी बताओ। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है 1 की और ये जो दिख रहा है 2 की, तो 1 और 2 में आपको ध्यान रखना है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो यहाँ पे 1 की जो दिख रही है 1 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी 2 से। तो ये ग्राफ भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे सेचुरेशन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर। जो एपर्चर होता है उसके डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस, जो डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफ सोर्स इज सिलिंड्रिकल, अगर सोर्स सिलिंड्रिकल है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, अगर स्फेरिकल है तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने पहले भी बता दिया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम EV नॉट और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का ये फॉर्मूला आप याद रखो। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज बाई या डिक्रीज बाई, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि n टाइम्स, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वेलोसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है, और चेंज होता है तो ऑब्वियसली बात है जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वो n टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगा, और रूट अंडर n टाइम्स ऑफ वेलोसिटी से ज़्यादा होगा, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये ग्राफ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये ग्राफ भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप देख सकते हो, मैंने NCERT से नोट किए हैं, ऑलरेडी मैंने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं ये सारे। तो सिर्फ कन्वर्जन है, फॉर्मूले के कन्वर्जन है, आपको फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, सिर्फ कन्वर्जन याद रखो, आपको सारे चीज़ें ईजी जाती है। ठीक है, तो अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको कोई और शॉर्ट नोट्स चाहिए फिजिक्स का तो आप कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। सो ऑल द बेस्ट नीट स्टूडेंट्स। ये कुछ NCERT के पॉइंट्स है जो मैंने नोट कर रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो इससे आ सकते हैं, इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लो और सारे के सारे याद कर लो। कोशिश करो कि शॉर्ट नोट्स जो भी फिजिक्स के होते हैं फॉर्मूले वो मॉर्निंग में या किसी भी टाइम में एक फिक्स टाइम बनाओ, उस टाइम पे फॉर्मूले रट्टा मारो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट नीट स्टूडेंट्स।